We start with merchant banking with versus commercial bank. See, that day we had done commercial comparison chart, but we have only few points here to cover. अगर किसी को ऐसे लगता है कि ये कम है या फिर इसके अलावा भी कुछ होना चाहिए या इसी को ही कैसे अलग फॉर्म में प्रेजेंट करना है, तो these are the points. ठीक है. Commercial banks are catering the needs of common man, whereas merchant bank caters the needs of cooperative firms. है ना. तो अब इधर भी ये पॉइंट दी हुई है, देखो लास्ट पॉइंट caters needs of general public, needs of corporate firms, right? बस उसको सेंटेंस फॉर्म में लिख दिया. ठीक है ना. Any person can open a bank account in commercial bank, whereas it cannot be done in merchant bank. ये देखो यहाँ पे एक पॉइंट दी हुई है, देखो ये इंगेज्ड वाले, इंगेज्ड, ये जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो कॉमन जनरल बैंकिंग बिजनेस में इंगेज्ड होते हैं. देयरफॉर पीपल कैन ओपन देयर बैंक अकाउंट्स सच एज सेविंग बैंक, फिक्स्ड डिपॉजिट एक्सेट्रा with commercial banks, but not in the case of merchant bank. This does not follow in the case of merchant bank because they are engaged in consultancy type of business. They do not engage themselves in general banking business. Therefore, any person cannot open a bank account in the merchant banks. Okay, so this is the next point. Third point we have merchant banks deals with equities. अब ये भी point दी हुई थी, आपको याद होगा तो. Whereas commercial banks deals with debt related finance. अगर commercial bank आपको finance देगी, loan देगी, तो उसके against में आपसे क्या लेगी? Debt. क्या लेगी? कोई तो mortgage basis पे कुछ तो आपसे लेगी. ठीक है. Which includes the activities like credit proposals, loan sanctions, etc. देखो यहाँ पे भी ये पॉइंट दी हुई थी, नेचर ऑफ लोन एक्सटेंडेड. कमर्शियल बैंक का क्या होता है? डेट रिलेटेड. और मर्चेंट बैंक का क्या होता है? इक्विटी रिलेटेड. तो अभी हमने वही तो पढ़ा, सेम. ये देखो, मर्चेंट बैंक डील्स विद इक्विटीज. मतलब अगर आपको अगर आपकी कंपनी में कैपिटल चाहिए तो आपको इक्विटी रेज करने में मर्चेंट बैंक हेल्प करता है. ठीक है. मतलब इक्विटीज को इशू करने के फॉर्म में ही तो कैश आएगा, कैपिटल आएगा. पर वेरेज आपको कमर्शियल बैंक लोगों को ऐसे नहीं करती है. वो लोगों को कैश देती है लोन के फॉर्म में, क्रेडिट देगी, मतलब लोन के फॉर्म में क्रेडिट देगी एक्सेट्रा. बट उसके अगेंस्ट में आपको कुछ ना कुछ व्हाट टू से मॉर्गेज करना पड़ता है. ठीक है ना. उसे कहते हैं डेट रिलेटेड फाइनेंस. ठीक है ना. समझ आ रहा है? क्लियर है सबको यहाँ तक? Yes? Will you please write it in? मैम. Okay. Okay, good. So merchant banking is exposed to the market, so it is more exposed to the risk as compared to commercial banks. If you can see, ये एक और पॉइंट दी हुई है यहाँ पे, एक्सपोजर टू रिस्क, है ना. तो कमर्शियल बैंक का कम रिस्क है और मर्चेंट बैंक का ज्यादा है. क्यों? क्योंकि कमर्शियल बैंक तो सिंपली आपको लोन देती है और उसके अगेंस्ट में कुछ मॉर्गेज ले लेती है. देखो कोई गिरवी रख, अगर आपने कुछ गिरवी रख दिया, पैसे ना भी चुकाए फ्यूचर में, देन अ बैंक हैज समथिंग टू सेल इट ऑफ एंड रिकवर द अमाउंट ऑफ लोन. वेयरएज मर्चेंट बैंक के केस में थोड़ा ज़्यादा रिस्क होता है. क्यों? क्योंकि आपने तो सीधा सर्विसेज दी हुई है ना कॉर्पोरेट कंपनी को. अगर कंपनी डूब गई तो आपकी सर्विसेज का जितना फी मिलना चाहिए था वो भी नहीं शायद मिलेगा, है ना. तो ये मार्केट से सीधा जो लेन देन रखता है ना, उसकी ज़्यादा रिस्क होती है. And therefore merchant banker plays a very important role in the market. Therefore it is more exposed to the market, rather therefore it is more exposed to the risk. ठीक है. यस, उन्होंने सिक्योरिटी के लिए पहले ही कुछ रिटर्न में लिया था. therefore they are less exposed to risk. वेरी गुड हलीमा, सही लिखा है आपने. ठीक है. अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, मर्चेंट बैंक इज रिलेटेड टू प्राइमरी मार्केट. प्राइमरी मार्केट क्यों? क्योंकि वो आपके शेयर्स को इशू करने में हेल्प करता है और कमर्शियल बैंक सेकेंडरी मार्केट में डील करता है. मतलब वो शेयर्स को बाय एंड सेल करने में हेल्प करता है आपकी कमर्शियल बैंक. बाय एंड सेल मतलब सेकेंडरी मार्केट, जो ओल्ड शेयर्स होते हैं.
ठीक है, मतलब जो ऑलरेडी खरीदे हुए शेयर्स हैं उनको अब बेचना खरीदना है, तो सेकेंडरी मार्केट होता है ना। हाँ, और जो प्राइमरी मार्केट मतलब न्यू शेयर्स को फर्स्ट टाइम जब कंपनी इशू करती है, जिसे कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, IPO। यस, वेरी गुड। बिफोर आई से हलीमा हैज ऑलरेडी रिटन इन द चैट बॉक्स, वेरी गुड। सो दैट इज नोन एज IPO। ओके, तो वो प्राइमरी मार्केट होता है, और जिसमें कौन डील करता है? मर्चेंट बैंक। कमर्शियल बैंक कभी प्राइमरी मार्केट में नहीं डील करता है, नेवर। मर्चेंट बैंक करता है। देखो, अगर किसी कमर्शियल बैंक को अगर प्राइमरी मार्केट में डील करना है तो उसे मर्चेंट बैंकिंग का रोल लेना पड़ेगा। गिव मी अ मिनट, नंदिनी मैडम इज कॉलिंग मी। ओके, थैंक्स फॉर स्पेयरिंग मी फॉर अ मिनट। ओके, नाउ वेयर वी वर, कौन सी पॉइंट पे थे? आई टोटली फॉरगॉट। प्राइमरी और सेकेंडरी वाला ना, है ना? तो समझ में आया वो पॉइंट? हाँ जी, कुछ पॉइंट में डाउट है तो पूछिए। ये पॉइंट आई थिंक ऊपर वाले इसमें नहीं थी, क्या कहते हैं, ये वाले स्लाइड पे, ठीक है ना? तो अगर ये पॉइंट भी नोट करना है तो नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखो, मर्चेंट बैंकिंग एक्टिविटीज आर। अब मर्चेंट बैंकिंग कौन सी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है? कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग, अंडरराइटिंग, इशू अंडरराइटिंग शेयर्स, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। अब तो ये इन्होंने 3-4 लिखी हुई हैं, हमने तो पहले ऊपर बहुत सारी पढ़ी हुई हैं। सो अगर आपको याद आती है तो वो भी नोट डाउन कर दो, थोड़ा इंक्रीज करने के लिए आंसर की साइज को। हम यहाँ पे लोन सिंडिकेशन भी लिख सकते हैं, कॉर्पोरेट काउंसलिंग भी लिख सकते हैं, है ना? याद है ना, हमने ये सारी पॉइंट्स भी करी हुई थी, ठीक है। और क्या करी हुई थी? और किसी को याद है? मर्चेंट बैंकिंग और क्या? इंटरनेशनल, यस, लार्ज फंड्स रेज करने में हेल्प करता है। इंटरनेशनल फाइनेंस, सबसे मेन कोर फंक्शन तो मर्चेंट बैंकिंग का यही है, इंटरनेशनल फाइनेंस। और इंटरनेशनल ट्रेडिंग में हेल्प करता है, हेल्प्स इन इंटरनेशनल ट्रेडिंग, है ना? तो ये सारी पॉइंट्स भी हम नोट डाउन कर सकते हैं, है ना? वेयर कमर्शियल बैंकिंग क्या रोल प्ले करता है? ही प्लेज द रोल ऑफ फाइनेंशियर्स। फाइनेंशियल मतलब वो सीधा कैश में, मतलब या तो कैश लेगा या तो कैश देगा, या तो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स या तो ग्रांटिंग लोन्स। दूसरे एजेंसी फंक्शंस भी हैं जो कमर्शियल बैंक्स करते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट रोल उनका एज अ फाइनेंशियर होता है। आगे बढ़ते हैं। द एक्टिविटीज ऑफ मर्चेंट बैंक्स हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन ग्रोथ एंड लिक्विडिटी ऑफ मनी मार्केट। लेकिन लेकिन कमर्शियल बैंक्स का नहीं होता, डायरेक्ट नहीं होता, इनडायरेक्ट होता है कमर्शियल बैंक्स का। देखो, मर्चेंट बैंक तो डायरेक्टली मार्केट से इन्वॉल्व होते हैं ना, सीधा मार्केट में इन्वॉल्व होते हैं। कमर्शियल बैंक कभी भी सीधा मार्केट से इन्वॉल्व नहीं होते, तभी कम रिस्क होता है उनको, है ना? लेकिन क्योंकि कमर्शियल बैंक सीधा मार्केट से एक्सपोज्ड होते हैं डायरेक्टली, देयरफॉर उनका जो मार्केट का ग्रोथ और लिक्विडिटी फैक्टर है ना, वो ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। अगर समझो मार्केट में लिक्विडिटी कम है तो फिर मर्चेंट बैंक की एक्टिविटीज पे इफेक्ट पड़ेगा। अगर मनी मार्केट में ग्रोथ कम है, ठीक है, अब मनी मार्केट का ग्रोथ नीचे जा रहा है, डाउन जा रहा है, तो मर्चेंट बैंकिंग की एक्टिविटीज पे भी जरूर इम्पैक्ट पड़ेगा। आई बात समझ में? बिकॉज दे आर डायरेक्टली रिलेटेड टू एक्सपोज टू द मार्केट, ठीक है। मर्चेंट बैंकिंग इज अ मैनेजमेंट ओरिएंटेड, ये भी पता है हमको। मर्चेंट बैंकिंग किससे ज्यादा रिलेटेड है? मैनेजमेंट, क्योंकि वो सर्विसेज देते हैं ना आपको, मैनेज करने की, एडवाइस देने की, और लीगल मैटर्स पे एडवाइस करने की, काउंसलिंग देने की। तो वो मैनेजमेंट ओरिएंटेड है ज़्यादा से ज़्यादा। और कमर्शियल बैंक एसेट्स ओरिएंटेड है। एसेट्स मतलब मेरी बैंक के पास कितनी कैश है, कितनी कैश रोटेट कर सकती है बैंक, कितना लोन दे सकती है। जितने ज़्यादा लोन उतनी ज़्यादा एसेट्स। लास्ट पॉइंट देखो, कमर्शियल बैंक्स जनरली अवॉइड रिस्क। कमर्शियल बैंक रिस्क नहीं लेते हैं वो। अगर आपको लोन भी देंगे ना तो मॉर्गेज बेसिस पे लोन देंगे। ऑन द अदर हैंड मर्चेंट बैंक्स आर विलिंग टू टेक द रिस्क, ठीक है। समझ में आए ये? इसी में ही कुछ डाउट है तो आप पूछिए, नहीं तो हम आगे बढ़ें। इज एवरीथिंग क्लियर? यस, ओके Yes, ma'am. ओके, वेरी गुड। अब इम्पोर्टेंस, मर्चेंट बैंकिंग क्यों इम्पोर्टेंट है इतना? वाई?
Why merchant banking is so important in today's world? Because there are so many services that has been opened up by the division of the merchant banking. A division has been opened up of the merchant banking that provides you special kind of services. ओके, तो इसलिए मर्चेंट बैंकिंग इम्पॉर्टेंट है, पहली पॉइंट। अब कौन सी ऐसी सर्विसेज देते हैं जिसके लिए मर्चेंट बैंकिंग इम्पॉर्टेंट बन गया, अभी इतना इम्पोर्टेंस दिया जाता है उसको? कौन सी सर्विसेज है हमने पहले पढ़ी हुई है, बट अभी उसको फिर से उन्होंने इम्पोर्टेंस के फॉर्म में दिया है। प्रोजेक्ट एडवाइजरी सर्विसेज। अब देखो, आपको तो नॉलेज ही नहीं है ना कि मुझे कितना लिक्विडिटी चाहिए, कितना मेरा कैपिटल स्ट्रक्चर स्ट्रांग होना चाहिए, कितना कैश इन्वेस्ट करना है इस प्रोजेक्ट में, कैसे ये प्रोजेक्ट की रिपोर्ट बनानी है। अब आपको तो ये सब नॉलेज है ही नहीं। तो आपको प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज चाहिए, गाइडेंस चाहिए, हेल्प चाहिए होती है, कितने फंड्स कितने लगाने चाहिए, किस टाइम पे लगाने चाहिए। और हाँ, अगर फंड्स कम पड़ रहे हैं तो फंड्स को रेस करने में, शिवानी ने लिखा हुआ है, वेरी गुड, फंड्स को रेस करने में भी आपका प्रोजेक्ट के लिए हेल्प करता है एक मर्चेंट बैंकर। सो मर्चेंट बैंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट because they play a very important role while giving you advisory services on a particular investment for a project. ठीक है। अब सेकंड देखो, कॉर्पोरेट काउंसलिंग, है ना। अब आपको कहीं पे फिनेंस से रिलेटेड सॉल्यूशंस चाहिए, कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने हैं, कोई प्रॉफिट्स को बढ़ाना है, एक्सपैंड करना है, तो आप किसी भी मैटर में, तो आपको ना काउंसलिंग चाहिए थी, गाइडेंस चाहिए थी। आपको नॉलेज नहीं, कहाँ एक्सपैंड करूँ मैं अपना बिजनेस, कौन से एरिया में, कौन से प्रोडक्ट में एक्सपैंड करूँ, तो रिसर्च कर कर आपको काउंसलिंग करके मर्चेंट बैंकर आपको बताते हैं। अब देखो, जो हमारा कल से सेशन चल रहा है, जो आज आपके लिए है ना, आपके लिए जो सेशन रखा है ना हमने, वो काउंसलिंग ही तो है। वो क्या है? और 12 बजे आपका सेशन है। अब वो सेशन में क्या है? काउंसलिंग ही तो है कि बच्चों को समझ नहीं आता है ना कि हम TY BBI के बाद क्या करें, TY BCom के बाद क्या करें, ग्रेजुएशन के बाद क्या करें, TY BMS के बाद क्या करें। उनको समझ नहीं आता, तो somebody some expert is coming and they are trying to explain you and open up the areas that are unknown to you. Okay, maybe unknown to you, maybe known to you, but you are still confused. Even if you know, you are still confused to what am what am I supposed to take in the future after my graduation, and therefore you are very much confused about that, and you are guided with the expert knowledge. Okay, देयर इज एन एक्सपर्ट हु नोज आपके लिए फ्यूचर में क्या अच्छा है ना। जैसे आपकी टीचर्स को पता है कि आप BBI के बाद आप एक कोर्स है, ये जो डिप्लोमा कोर्स है, MBA कोर्स है, वो ले सकते हो। ये बहुत अच्छे कोर्सेज होते हैं, है ना। वैसे ही आज का सेशन जो हमने रखा है, दैट इज फॉर जस्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड व्हाट आफ्टर ग्रेजुएशन, व्हाट शुड आई गो फॉर आफ्टर ग्रेजुएशन पार्ट। समझ आया? तो वैसे ही होता है कॉर्पोरेट काउंसलिंग, है ना। कॉर्पोरेट काउंसलिंग क्या होता है, इसीलिए हम एक्चुअली आपका कल हो गया था नहीं सेशन, वो आज नहीं है, आज तो SY का है, तो आपका तो कल हो गया था। तो कॉर्पोरेट काउंसलिंग क्या होता है, जैसे हमको काउंसलिंग मिलती है ना किसी प्रॉब्लम्स के जरिए जो हम नहीं सॉल्व कर सकते हैं, उनके सॉल्यूशंस निकालने के लिए कॉर्पोरेट को काउंसलिंग देते हैं। कॉर्पोरेट मतलब कॉर्पोरेट फर्म्स। कौन देता है? मर्चेंट बैंक। सिक्योरिटी प्लेसमेंट, अब आपके शेयर्स को इशू करना है, बॉन्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, इंश्योरेंस प्रोडक्ट को पॉपुलर बनाना है, फेमस करना है, तो मर्चेंट बैंकर विल हेल्प। ठीक है, उनकी प्लेसमेंट करने में, उनकी एडवर्टाइजमेंट करने में, उनको इशू करने में, यस शिवानी वेरी गुड, उनको प्रमोट करने में उनकी हेल्प करते हैं। ठीक है, आया समझ में? अब ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? देखो, आप और भी लिख सकते हो। अभी मैंने ना कहीं देखा था, हलीमा ने लिखा था पोर्टफोलियो से रिलेटेड गाइडेंस मिलती है हमको, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो आप ये भी पॉइंट लिख सकते हो, इंटरनेशनल फाइनेंस को स्मूथ करके देता है, इंटरनेशनल ट्रेड को, बहुत एक्टिविटीज़ को फैसिलिटेट करता है। तो ये भी आप पॉइंट लिख सकते हो इम्पोर्टेंस में, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव्स, मर्चेंट बैंकिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? क्या ऑब्जेक्टिव्स, इसका रोल क्या है, इसकी फंक्शंस क्या हैं एक्चुअली, क्या इसका
अगर इसने ये मर्चेंट बैंकिंग का डिवीजन ओपन किया तो इसका मेन मोटो क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था? टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फंड्स टू प्रोजेक्ट और द कंपनीज, जिनको लॉन्ग टर्म फंड्स चाहिए, लोन्स चाहिए, उनको प्रोवाइड करने में हेल्प करना, पोर्टफोलियो को मैनेज करने में हेल्प करना, उनकी अंडरराइटिंग मतलब शेयर्स को इशू करने में हेल्प करना, कॉर्पोरेट एडवाइजरी अभी अभी हमने पढ़ा, इशू मैनेजमेंट, शेयर्स को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जितना भी एक्टिविटीज होती हैं इशू मैनेजमेंट की, कितने प्राइस पे इशू करना है, कौन से मार्केट में कौन से लोग खरीदेंगे, कितने डिस्काउंट पे शेयर्स को इशू करना है, कितने बल्क में शेयर्स हम ऑन द स्पॉट इशू कर सकते हैं मार्केट में, ओपन मार्केट में, ठीक है। डिसाइडिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग बताया था ना मैंने आपको पहले वाले पॉइंट्स में। देखो सब वापस वही पॉइंट्स हैं जो हमने पहले डिस्कस करी है। प्रोजेक्ट काउंसलिंग भी देता है, जैसे प्रोजेक्ट काउंसलिंग के टाइम पे आपको लोन चाहिए तो लोन सिंडिकेशन मतलब बड़े बड़े लोन्स लेकर देगा, प्रोजेक्ट अप्रेजल, प्रोजेक्ट को कैसे प्रमोट करना है, कैसे बढ़ाना है ना, अरेंजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल फंड्स के लिए रोजाना के लिए जो कैश चाहिए उसकी कैसे अरेंजमेंट करनी है ना, ये उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। ये पर्पस के लिए मर्चेंट बैंकिंग का डिवीजन ओपन हुआ था, टू प्रोवाइड ऑल दी सर्विसेज, और हम ये पहले कर चुके हैं। देखो तभी तो मैंने आपको बोला, जब मैं स्टार्टिंग में पूरा 50 मिनट्स तो मैंने मीनिंग पे ले लिया था, आपको याद है? एक पूरा लेक्चर हमारा सिर्फ मीनिंग की स्लाइड तक गया था, पूरा लेक्चर। Yes. वो इसलिए क्योंकि अगर बच्चे मीनिंग समझ जाते हैं ना तो ऑब्जेक्टिव्स, फीचर्स, एडवांटेजेस, कंपैरिजन, बहुत सारी पॉइंट्स खुद ब खुद समझ जाती हैं, बिकॉज मीनिंग में ना बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इसके फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स को हम दूसरे नाम से नेचर, फीचर्स के नाम से जान मतलब बोल सकते हैं। हाई प्रोपोर्शन ऑफ डिसीजन मेकर्स एज परसेंटेज ऑफ टोटल स्टाफ। अब इसमें ना, इसमें जो मेरा मेरा जो डिसीजन मेकर्स होते हैं ना वो ज़्यादा होते हैं, मतलब आपके पास जो टेक्निकल टीम होती है ना, एक्सपर्ट्स की टीम, वो अच्छी खासी होती है। There is a high proportion of the experts, I mean high proportion of the staffs which are enrolled in the division of decision making, in the division like decision making process। तो हमारे लिए ना जो डिसीजंस निकल के आते हैं ना वो बहुत सारे एक्सपर्ट्स होते हैं, तो वो सोच समझ के बहुत अच्छा डिसीजन मेक आउट करके आपको देते हैं। कोई सर्विस जो आपको देते हैं, एडवाइस जो आपको देते हैं ना, वो बहुत बहुत क्वालिफाइड होते हैं डिसीजंस, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं और सारे के सारे एक्सपर्ट्स होते हैं जिनको काफ़ी सालों से वो पर्टिकुलर बिजनेस में नॉलेज रह चुके हैं। देयरफॉर जो डिसीजन बन के निकल के आता है ना वो काफ़ी अच्छा खासा होता है, ठीक है, उसकी क्वालिटी अच्छी होती है। क्विक डिसीजन होता है, क्यों क्विक क्यों होता है? क्योंकि एक डिवीजन ही अलग बना दिया ना मर्चेंट बैंकिंग का। देखो हमने कमर्शियल बैंक में मर्चेंट बैंकिंग का डिवीजन ही अलग बना दिया ना। अब तो अब कमर्शियल बैंक नहीं है जो आपको ये सर्विस देगी, नहीं, उन्होंने अपना एक डिवीजन सेटअप कर दिया कि ये वाले एक्सपर्ट्स हैं जो आपको सर्विस देंगे, सीधा इनके पास जाइए और सीधा आपको ये वाली सर्विस देंगे, एडवाइस देंगे, काउंसलिंग करेंगे, और कोई सर्विस आपको मिलेगी नहीं, ठीक है, तो टाइम नहीं लगेगा उस सर्विस में, क्विक डिसीजन बन के निकल के आएगा। हाई डेंसिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन, जो भी आपको इंफॉर्मेशन दी जा रही है रिसर्च करके, काउंसलिंग दी जा रही है, इंफॉर्मेशन दी जा रही है, वो बहुत क्वालिफाइड है, मतलब उसकी क्वालिटी है ना वो अच्छी है। कोई भी इंफॉर्मेशन कहीं से भी उठा के नहीं दी जा रही है, पहले रिसर्च की जाती है, एक्सपर्ट भी पहले रिसर्च करते हैं और फिर आपको वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। देयरफॉर इट इज सेड दैट द इंफॉर्मेशन इज ऑफ हाई डेंसिटी, क्वालिफाइड इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। इंटेंस कॉन्टेक्ट विद द एनवायरनमेंट, जो एक्सपर्ट्स का एनवायरनमेंट होता है ना, आई मीन जो एक्सपर्ट्स का नॉलेज होता है ना, नॉलेज कॉन्टैक्ट जो होते हैं ना उनके बहुत डीप होते हैं, इंटेंस मतलब बहुत डीप, बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स होते हैं उनके, तभी तो उनको पता होता है ना कि कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए कौन सी नहीं, उनको मार्केट का हर एक लूप होल पता होता है, हर एक एडवांटेज मार्केट का पता होता है, किस टाइम पे हम ये कंपनी का फायदा उठा सकते हैं इन्वेस्ट करके, समझ आ रहा है? कौन सी कंपनी इलीगल में इन्वॉल्व है, इलीगल मैटर्स में, कौन सी कंपनी आगे चल के बढ़ने वाली, हर एक चीज उनकी पता होती है कंपनीज के बारे में उनको, ठीक है।
लूज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब इनका जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है ना बहुत लूज होता है, मतलब कोई हायरार्की नहीं है। जैसे जैसे क्या बोलना चाहिए, मतलब जैसे कैसे होता है, देखो पहले पहले हमारे कॉलेज के डायरेक्टर हैं जैसे उषा मैडम, फिर प्रिंसिपल हैं हिमांशु सर, फिर हमारे हमारे डिपार्टमेंट के एचओडी हैं, फिर टीचर्स मतलब इंचार्ज टीचर्स हैं, फिर टीचर्स होती हैं, है ना, फिर उसके बाद विजिटिंग टीचर्स होती हैं, फिर स्टूडेंट्स होते हैं, नहीं फिर उसके बाद मेंटर्स होते हैं, है ना, फिर मेंटर मेंटी, फिर स्टूडेंट मॉनिटर्स होते हैं, फिर स्टूडेंट्स होते हैं, है ना, एक हायरार्की बनी हुई है ना, स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब इधर कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, लूज। कोई भी किसी भी पोजीशन पे होता है, कोई हाई पोजीशन पे कोई लो पोजीशन पे नहीं होता है, कोई किसी को रिपोर्ट करने वाला नहीं है, सारे एक्सपर्ट्स ही होते हैं। ठीक है। और कॉन्सेंट्रेशन, हम फीचर्स पढ़ रहे हैं, हम एडवांटेजेस नहीं पढ़ रहे हैं, फीचर्स पे सब पॉइंट्स आ जाती है ना। a concentration of short and medium term engagements। अब ये ना आपको अगर कोई भी शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म एंगेजमेंट भी चाहिए ना, मतलब जैसे लोन चाहिए या कोई एडवाइस चाहिए शॉर्ट टर्म बेसिस पे, मीडियम टर्म पे, या कोई छोटा सा एक क्या कहते हैं कैंपेन लॉन्च करना है मीडियम टर्म के लिए, एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, प्रमोशन एक्टिविटीज करने के लिए, उसके लिए भी मर्चेंट बैंकिंग आपको हेल्प करता है। ठीक है। एम्फोसिस ऑन फी एंड कमीशन इनकम। अब मर्चेंट बैंकिंग का क्या मतलब, ये आपको सर्विसेज देते तो उनका ज्यादा फोकस क्या होता है कि हमको कमीशन मिले। उनकी इनकम ज्यादा से ज्यादा किस पे डिपेंड करती है, फीस एंड कमीशन। इनोवेटिव इंस्टेड ऑफ रिपीटेटिव ऑपरेशंस। अब आपको बार बार वही वही एडवाइस नहीं देंगे, नहीं, इनोवेटिव, समथिंग न्यू, कोई तो न्यू आइडिया वो लेकर आएंगे और आपको न्यू आइडिया को बेचेंगे आपके पास, तभी तो वर्कआउट करेगा ना। पुरानी आइडिया तो ऑलरेडी मेरे फ्रेंड के पास भी अवेलेबल है ना, मेरी नेबरिंग कंपनी के पास भी अवेलेबल है, मेरी फ्रेंड कंपनी के पास भी अवेलेबल है ना, तो मेरे तो डायरेक्टर के पास भी अवेलेबल है, मेरे शेयर होल्डर्स के पास भी अवेलेबल है। तो आपके पास में क्यों आ रही हो, इतनी फीस आपको क्यों भर रही हो, क्योंकि आप मुझे कुछ तो नया प्रोवाइड करेंगे, न्यू आइडिया, इनोवेटिव। ठीक है। सोफेस्टिकेटेड सर्विसेज देते हैं आपको, सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया के लेवल पे नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे। The low rate of profit distribution. Yes, Atifa, very good. Something new. ठीक है। तो लो रेट ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, लो रेट ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन मतलब आपका जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना उसका रेट कम कर देते हैं। देखो, इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट्स आप अपने पास रख सको, और अपने पास मतलब कंपनी के डेवलपमेंट के लिए एक ऐसी वो अरेंजमेंट करके देते हैं आपको कि कंपनी के लिए प्रॉफिट ज्यादा हम लोग फेच कर सकें फ्यूचर में, ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट हो जैसे हम अपनी कंपनी के लिए ज्यादा प्रॉफिट्स को फेच कर सकें। ठीक है। और उन प्रॉफिट्स में से थोड़ा सा हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स से बांटें, सो दैट उनको भी ऐसा फील ना हो कि हम लोग लेफ्ट आउट हैं, है ना, क्योंकि कंपनी में शेयर होल्डर्स हैं, उनको भी तो हमको कुछ ना कुछ देना है ना। लास्ट है आपका हाई लिक्विडिटी, पर उनके पास जो प्रॉफिट जाता है ना, ध्यान दो, वो कम होता है, इसीलिए यहाँ पे वो पॉइंट लिखी हुई है लो रेट ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब मर्चेंट बैंकिंग है ना, अपने जो जो प्रॉफिट्स होते हैं ना उसको ज्यादा शेयर नहीं करते, मतलब लो रेट होता है उनका शेयरिंग का, डिस्ट्रीब्यूशन का, आप एक डिसएडवांटेज बोल सकते हैं इसको। ठीक है। हाई लिक्विडिटी रेशियो, हाई लिक्विडिटी रेशियो मतलब इनका जो लिक्विडिटी रेशियो होता है, मतलब इनके पास कभी शॉर्टेज की प्रॉब्लम नहीं होती, इनका जो लिक्विडिटी रेशियो होता है ना हमेशा अच्छा होता है, हाई होता है, इनको हार्डली कभी कैश की प्रॉब्लम होती है, फंड्स की प्रॉब्लम होती है। यस। ओके, समझ में आया, ये कैरेक्टरिस्टिक्स थी। अब इन्होंने ना देखो, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये, बट स्टिल क्योंकि हमारे सिलेबस में था तो मैंने डाल दिया। ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप, जिसको स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, टाइप्स ऑफ मर्चेंट बैंक ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। अब देखो, आपको तो पता है ना सेबी होता है, सेबी ने 4 कैटेगरीज में इनकी मर्चेंट बैंकिंग को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया। आपको पता होना चाहिए मर्चेंट बैंकिंग को कौन रेगुलेट करता है, कौन रेगुलेट करता है मर्चेंट बैंक्स को, सेबी। एंड देयरफॉर सेबी हैज डिवाइडेड द मर्चेंट बैंकर्स इन 4 कैटेगरीज। पहला कैटेगरी क्या है, इंस्टीट्यूशनल बेस, इंस्टीट्यूशनल लेवल पे, जैसे देखो
सेकंड क्या है पहले देख लेते हैं, बैंकर्स बेस, थर्ड ब्रोकर्स बेस, और लास्ट प्राइवेट बेस। देखते हैं इंस्टीट्यूशनल बेस मतलब इंस्टीट्यूशनल लेवल पे, जैसे बैंक्स वेयर मर्चेंट बैंक फंक्शंस एज एन इंडिपेंडेंट विंग, डिपार्टमेंट, विंग को डिपार्टमेंट भी कह सकते हैं, इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट और सब्सिडरी, मतलब एक ब्रांच ही आपने अलग कर दी, जैसे प्राइवेट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अब जैसे मेरी प्राइवेट बैंक है आईसीआईसीआई बैंक, तो आईसीआईसीआई बैंक ने एक डिपार्टमेंट ही अलग बना दिया मर्चेंट बैंकिंग का, उसे कहते हैं इंस्टीट्यूशनल बेस। क्या कहते हैं, एक पूरे इंस्टीट्यूशन ने अपना एक पूरा डिपार्टमेंट ही अलग बना दिया। प्राइवेट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने, या फिर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसने अपना एक डिपार्टमेंट अलग बना दिया, इंडिपेंडेंट विंग बना दिया, सब्सिडरी बना दी। मोस्ट ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया आर इन पब्लिक सेक्टर। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है ना हमारे इंडिया में, ज़्यादातर वो पब्लिक सेक्टर है, एंड देयरफॉर such setup play an important role on the lines of the government priorities and the policies. So यहाँ पे ज़्यादा फोकस क्या है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज एंड प्रायोरिटीज पे ज़्यादा फोकस किया, जो इंस्टीट्यूशनल बेस है। अब जो बैंकर्स बेस है, कमर्शियल बैंक, सिंपल। अब इसमें कोई भी डिवीजन ओपन कर रहा है, सब्सिडरी ओपन कर रहा है, लेकिन बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कोई भी प्राइवेट और कमर्शियल बैंक, ठीक है, फॉरेन बैंक ऑपरेटिंग इन इंडिया, जैसे स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है इंडिया में है, लेकिन है तो वो फॉरेन की ना, तो ऐसे किसी बैंक ने मर्चेंट बैंकिंग का डिवीजन अलग से ओपन कर दिया, तो इसको बोलेंगे बैंकर्स बेस। These organizations have brought up professionalism. अब इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया है, प्रोफेशनलिज्म लाया इन मर्चेंट बैंकिंग सेक्टर, एंड दे हेल्प देयर पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन टू मेक अ प्रेजेंस इन कैपिटल मार्केट्स। ठीक है, अब आगे देखो ब्रोकर बेस। ब्रोकर मतलब, अब यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज की बात आ गई। अब अलग अलग स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, जैसे बीएससी, एनएससी, और भी हैं, पर हमारे इंडिया में तो सबसे बड़े दो तो यही हैं, बीएससी यानी सबसे बड़े लार्जर लेवल पे। तो इन द रीसेंट पास्ट in the recent past there has been an inflow of qualified and professional skilled brokers in various stock exchange of India, है ना। स्टॉक एक्सचेंजेस तो बहुत हैं, उधर बहुत सारे आजकल क्वालिफाइड और प्रोफेशनल स्किल्ड ब्रोकर्स एंटर किए हैं, एंड दीज ब्रोकर्स अंडरटेक मर्चेंट बैंकिंग रिलेटेड ऑपरेशंस। ठीक है, समझ में आया, जो आपको मर्चेंट बैंकिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उन्होंने भी आजकल ये मर्चेंट बैंकिंग की सर्विसेज को लिया हुआ है, प्रोवाइड करने के लिए ऑप्ट किया है। ठीक है, मतलब ये बिजनेस में वो लोग भी जा सकते हैं, जो स्टॉक एक्सचेंज के ब्रोकर्स हैं ना, उन लोग की बात चल रही है। तो वो थर्ड कैटेगरी के लोग हो गए, ब्रोकर बेस। अब फोर्थ कैटेगरी में क्या आ गया, फोर्थ कैटेगरी में आ गया मर्चेंट प्राइवेट बेस। मर्चेंट बैंकिंग फर्म्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन प्राइवेट सेक्टर्स। अब ऐसा कोई भी ऐसा स्पेशलाइज्ड ओरिएंटेड एक्सपर्ट, वो अपना क्या कह सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर ओपन कर सकता है, प्राइवेट डिवीजन ओपन कर सकता है इन द नेम ऑफ मर्चेंट बैंकिंग। देखो लिखा हुआ है, सम फॉरेन मर्चेंट बैंकर्स ऑल्सो एंटर इधर इंडिपेंडेंटली। फॉरेन मर्चेंट बैंकर्स भी आ सकते हैं यहाँ पे प्राइवेट के नाम पे, इंडिपेंडेंटली, और विद द कोलैबोरेशन ऑफ इंडियन काउंटर पार्ट्स, या फिर इंडिया के किसी एक्सपर्ट के साथ अपना प्राइवेट बेस ओपन कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर मर्चेंट बैंकिंग फर्म्स हैव कम अप ईदर एज अ सोल प्रोप्राइटरशिप, या तो अकेले अपना एक पूरा अपना एक फर्म ही ओपन कर दिया मर्चेंट बैंकिंग का, मैंने अपना अकेले, न मैं बैंक हूँ न मैं कुछ हूँ, पर मैं अपना एक मर्चेंट बैंकिंग का, बस उसके लिए आपको सेबी का लाइसेंस लगता है, परमिशन लगता है। पार्टनरशिप में भी ओपन कर सकते हैं किसी के साथ, प्राइवेट लिमिटेड के बेसिस पे भी ओपन कर सकते हैं, गवर्नमेंट के फॉर्म, गवर्नमेंट से बाइंड अप करके भी ओपन कर सकते हैं। ठीक है, many of these firms were in the existence for quite some time before they added a new activity in form of merchant banking services by opening new divisions। ठीक है, कमर्शियल लाइंस के बेस पे, कमर्शियल बैंक्स के बेस पे, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बेस पे, मतलब इनके साथ भी हम लोग मिलके, इनके लाइंस में भी आकर इनसे
बाइंड होकर लिंक होकर भी हम लोग अपना प्राइवेट फर्म ओपन कर सकते हैं, और काफी टाइम से ये चल भी रहा है, वो ऐसे बता रहे हैं। इट इज इन एग्जिस्टेंस फॉर क्वाइट सम टाइम बिफोर, मतलब पहले से ही हो चुका है, शुरू हो चुका है। आई बात समझ में? आई थिंक आपको ये समझ में आया कि हम सेबी के जरिए 4 कैटेगरीज में मर्चेंट बैंकिंग को बांटा गया: इंस्टीट्यूशनल बेस, बैंकर्स बेस, ब्रोकर्स बेस, प्राइवेट बेस। आया समझ में सबको? एटलीस्ट आप चैट बॉक्स में लिखेंगे तो मुझे समझ में आ जाएगा। ओके, अब है ना, देखो स्कोप है ना थोड़ा लंबा है, वो 10 मिनट में पूरा नहीं कर पाएंगे हम लोग, तो हम है ना स्कोप को छोड़ के, हाँ, फैक्टर्स ऑन विच ग्रोथ ऑफ मर्चेंट बैंकिंग डिपेंड्स। अब ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिस पे मर्चेंट बैंकिंग डिपेंड करता है? ऐसे कौन से फैक्टर्स है? ऐसा कौन सा क्या कह सकते हैं इसको, पॉइंट्स, ऐसी कौन सी पॉइंट्स हैं जिस पे मैं बोल सकती हूँ कि मर्चेंट बैंकिंग डिपेंड करता है? ठीक है, देख लेते हैं। बिल्कुल 5 से 6 पॉइंट्स है, बिल्कुल छोटी सी हैं, फटाफट देख लेंगे। प्लानिंग एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ द कंट्री, हमारे इंडिया के केस में, इस केस में हमारे इंडिया का केस लेना पड़ेगा। प्लानिंग एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ कंट्री, हमारे केस में इंडिया, कंट्री कौन सी? इंडिया। तो प्लानिंग एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी मतलब आपको ये भी तो देखना पड़ेगा कि अब की बारी गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल पॉलिसीज में क्या क्या चेंजेस लाई, प्लानिंग में क्या क्या चेंजेस लाई। अब कोई चेंजेस आई क्या बजट में? कितना फंड अवेलेबल है गवर्नमेंट के पास, कितना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ला सकती है गवर्नमेंट, उसी हिसाब से मैंने पॉलिसीज बेचनी है ना, आई मीन उसी हिसाब से मैंने अपनी सर्विसेज बेचनी है ना, उस हिसाब से अपनी आइडियाज को इनोवेट करके आगे रखना है ना। तो मेरी जो सर्विसेज है ना वो डिपेंड करती किस पे? प्लानिंग एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसीज पे, जो गवर्नमेंट लाती है, पॉलिसीज लेकर आती है ना गवर्नमेंट हर साल, हर 5 साल में। इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, प्लानिंग पॉलिसीज की अगले 5 साल में हम इतनी इंडस्ट्रीज सेटअप करेंगे, ये नया प्रोडक्ट इनोवेट करके लाना, ये टेक्नोलॉजी इनोवेट करके ला सकते हैं, है ना, वैसे। अब दूसरा फैक्टर क्या है? प्रिवेलिंग इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री। अब इकोनॉमिक कंडीशन ही बेकार है। अब जब इकोनॉमिक कंडीशन क्या है? डीमोनेटाइजेशन, समझो इकोनॉमिक कंडीशन ही खराब चल रही है, तो आप ऐसी सर्विसेज दे ही नहीं सकते हो ना जिसमें ज्यादा फंड्स लगे। नहीं, जिसमें ज़्यादा फंड लगे वो ऐसी सर्विस आप दे ही नहीं सकते हो, ऐसी एडवाइस आप दे ही नहीं सकते हो कंपनी को। ब्रांच ओपन करना है, नहीं अभी नहीं कर सकते, डीमोनेटाइजेशन चल रहा है, पहले ही कंट्री इकोनॉमी क्राइसिस से जा रही है, ये टाइम पे इन्वेस्ट करना सही नहीं है, रिसेशन का टाइम पीरियड है, इकोनॉमिक कंडीशन में रिसेशन चल रहा है, ठीक है, इन्फ्लेशन चल रहा है, महंगाई चल रही है। तो सर्विसेज को भी तो आपको, आपकी सर्विसेज को ये देखना पड़ेगा कि इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, उस हिसाब से सर्विस देनी पड़ेगी। तो आपकी सर्विसेज डिपेंड किस पे करती हैं? इकोनॉमिक, प्रिवेलिंग इकोनॉमिक कंडीशन, समझ में आया? हाँ, लाइक नाउ जीडीपी इज 23%, 24%, वेरी गुड, है ना। तो अब ये भी तो देखना पड़ेगा जीडीपी एनडीपी क्या है, नेशनल इनकम किस लेवल पे चल रही है, हर चीज देखनी पड़ेगी इकोनॉमिक कंडीशन। रेगुलेटरी सिस्टम ऑफ द मार्केट एंड इकोनॉमी प्रिवेलिंग इन द कंट्री, हमारे केस में इंडिया। हमारे मार्केट का रेगुलेटरी सिस्टम क्या चल रहा है? समझ में आ रहा है? मार्केट का सिस्टम क्या चल रहा है? क्या मार्केट ऊपर चल रहा है कि अच्छा चल रहा है, कि अच्छा प्ले कर रहे हैं? नहीं, अभी लॉकडाउन आ गया कोरोना वायरस की वजह से, मार्केट बिल्कुल नीचे चला गया, रेगुलेटरी सिस्टम तो बिगड़ गया, है ना। मतलब रेगुलेटरी सिस्टम भी स्ट्रिक्ट है, ठीक है। जैसे रेगुलेटरी सिस्टम ऑफ द मार्केट, मतलब जैसे स्टॉक एक्सचेंज है, जैसे देखता है आपके इशू ऑफ शेयर्स को, सेबी देखता है आपके स्टॉक एक्सचेंज के मार्केट को, है ना। बैंक्स को देखते हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, इंश्योरेंस को देखता है आईआरबी है अपने, ये रेगुलेटरी सिस्टम्स है ना मार्केट के। तो इन्होंने क्या रूल्स निकाले हैं, और क्या पॉलिसीज नई नई इन्वेंट की हैं, जिससे मार्केट पे क्या इफेक्ट